कल क्लास थी क्या आप लोगों की? अरे वाह, घोर नाइंसाफी है ये तो। हाँ जी, पर डे लगवाया करो यार। अब कल तो छुट्टी थी ना यार, कल छुट्टी थी। उसके पहले फिर अपनी एक दिन क्लास थी, फिर छुट्टी थी उससे पहले, है ना? बिल्कुल भाई बिल्कुल। फिर दूसरे फिर नहीं आता, फिर बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, तो उम्मीद तो यही है कि आप सभी के हालचाल अच्छे होंगे और मस्त एकदम। क्लास में क्या पढ़ रहे थे आप लोग? राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। कुछ लिखा था, नहीं लिखा था इसमें? थोड़ा बहुत लिखा है, मैं देखूँ एक बार। वो केवल डेट लिखा होगा 11 जुलाई 2022 वाला। ठीक है, कुछ बातें थी छोटी छोटी इसका, जिसमें आपने कहा था राजस्थान के और राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इसको लेकर आपकी बात हुई थी। मैंने बताया था कि भाई कोरोना काल में जब स्कूल खुले थे और बच्चों के सीखने में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब सबसे ज़्यादा जरूरी जो बातें थी वो ध्यान रखना कि ये प्रोग्राम था, आप लोगों ने कहा कि 11 जुलाई 2022 को आप लोगों ने स्टार्ट किया था, और इसके अलावा आपने कहा था कि भाई ये एक ऐसा कार्यक्रम था जिसको इंग्लिश में तो आप 2 शब्दों में बता सकते हो, और वो 2 शब्द कौन कौन से हैं कि लर्निंग गैप को कम करने के लिए। लर्निंग गैप का मतलब हुआ कि बच्चों के सीखने में जो कमियां हुई है, क्षति हुई है, उस क्षति को कम करने के लिए, पूर्ति करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया। यही कारण है, पूरे कार्यक्रम के लिए एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हो आप, और वो कौन सा है कि भाई यह एक उपचारात्मक कार्यक्रम है। ये इसका एक जवाब रहेगा कि भाई यह एक उपचारात्मक कार्यक्रम है, और उपचारात्मक कार्यक्रम का मतलब हो गया है कि बच्चों के सीखने में जो कमियां रही है, जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को पहचान कर दूर करने के लिए जो कार्यक्रम आप लोगों ने चलाया, उस कार्यक्रम को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। तो पहली बात है 11 जुलाई 2022 को स्टार्ट किया। दूसरा है बच्चों की सीखने में जो कमियां रह गई है, उन कमियों को भरने के लिए कार्यक्रम को चलाया। यही कारण है इसको हमने नाम दे दिया कि यह एक उपचारात्मक कार्यक्रम है, और उपचारात्मक कार्यक्रम का मतलब हो गया है बच्चों की समस्याओं को दूर करने वाला, बच्चों की कठिनाइयों को दूर करने वाला, बच्चों के सीखते समय जो कमियां रह गई है, उन कमियों को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया। इस पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की क्षमताओं को पहचानने के लिए 3 तरह के मूल्यांकन पर बल दिया गया, ताकि बच्चों की कमियों को दूर किया जा सके। और ये 3 तरह के जो मूल्यांकन इसके अंतर्गत किए गए, उसमें एक जो लाइन आपने नाम दिया है वो रहेगा आपका आधार रेखा मूल्यांकन। मैं कुल मिलाकर कहूँगा कि बच्चों के सीखने की जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं की पहचान करने के लिए 3 तरह के मूल्यांकन इसके अंतर्गत किए जाते थे, ताकि बालकों की कमियों को पहचाना जा सके, उनकी क्षमताओं को पहचाना जा सके। जिसमें पहला नाम है आधार रेखा मूल्यांकन, दूसरे का नाम है निर्माणात्मक मूल्यांकन, और जो थर्ड है आपका, उस निर्माणात्मक मूल्यांकन के बाद में थर्ड वाला जो मूल्यांकन है, उसको आपने नाम दिया है योगात्मक मूल्यांकन। इसका मतलब है कि बच्चों को या बच्चों की क्षमताओं को जानने के लिए 3 तरह के मूल्यांकन इसके अंतर्गत किए जाते हैं। और जो 3 तरह के मूल्यांकन किए जाते हैं, उनको क्या क्या नाम दिया? तो पहला नाम रहेगा आधार रेखा मूल्यांकन, दूसरा रहेगा निर्माणात्मक मूल्यांकन, और तीसरा रहेगा योगात्मक। इनका अर्थ जो रहेगा, किसी को रटने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हम इसके अर्थ की बात करेंगे। और अर्थ ये कहता है कि जब आपसे कोई पूछेगा कि आधार रेखा मूल्यांकन किसे कहते हैं, तो एक जवाब दे देना कि जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, किसी क्लास में एडमिशन लेता है, और एडमिशन के समय बच्चों के पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए, बच्चों की क्षमताओं को पहचानने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आधार रेखा मूल्यांकन। एग्जाम्पल के लिए, बच्चे ने 5वीं क्लास में अभी आया है, और 5वीं क्लास में आने के बाद में 5वीं क्लास का जो टीचर होगा, उस बच्चे के पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए जो मूल्यांकन करेगा, उसे आपने क्या नाम दिया है? आधार रेखा मूल्यांकन। इंग्लिश में इसको कहते हैं
बेस लाइन इवेल्युएशन कहते हैं बच्चों की क्षमताओं को निर्धारित करने के लिए किया जाने वाला मूल्यांकन। दूसरा रहेगा निर्माणात्मक मूल्यांकन, जिसको आप रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हो। और रचनात्मक मूल्यांकन वह होता है जो शिक्षण के साथ साथ किया जाता है, और शिक्षण के साथ साथ इसलिए किया जाता है ताकि हमें यह मालूम चल सके कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, बच्चे की प्रगति कैसी चल रही है। उसको जानने के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। और लास्ट में रहेगा योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से टीचर यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं या नहीं हुए हैं, बच्चों ने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कहां तक की है, बच्चे की कितनी समझ में आ चुका है, ये जानने के लिए जो मूल्यांकन किया जाएगा उसे क्या नाम दिया आप लोगों ने? योगात्मक। अब तीनों को तीन अलग अलग उदाहरणों से देखिएगा। कहते हैं कि साहब जब बच्चा कक्षा में या विद्यालय में जब प्रवेश लेता है तो प्रवेश के समय जो मूल्यांकन किया जाएगा वो रहेगा आधार रेखा मूल्यांकन। इसको आप ये भी कह सकते हो कि साहब ये शिक्षण के पूर्व किया जाता है। ये और भी आसान तरीका है आपका। पहला वाला होता है शिक्षण के पूर्व होता है। दूसरा जो हो गया है वो हो गया है शिक्षण के साथ हो गया है कि पढ़ाते पढ़ाते टीचर बच्चों को चेक करता रहता है कि बच्चों की समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। और जो लास्ट वाला है योगात्मक, इसको कहा आपने शिक्षण के उपरांत। अब चाहे शिक्षण के उपरांत कह देना, चाहे आप कह देना शिक्षण के अंत कह देना, ये तीन जो नाम है ये हमने तीनों नाम निर्धारित कर दिए हैं। और उन्हीं को आपने क्या कहा है, बच्चों की क्षमताओं को जानने और पहचानने के लिए जो मूल्यांकन किए जाते हैं, यदि प्रवेश के समय किया जाएगा तो आधार रेखा मूल्यांकन, शिक्षण के साथ किया जाएगा तो रचनात्मक या निर्माणात्मक, और शिक्षण के बाद यदि किया जाएगा तो क्या जवाब रहेगा आपका? तो जवाब है आपका योगात्मक। तो जहां कल आप लोगों ने बंद किया था लिखना, वहां से आगे आप लिखेंगे और उसमें पहला जवाब रहेगा यह एक उपचारात्मक कार्यक्रम है। यह एक उपचारात्मक कार्यक्रम है। यह एक उपचारात्मक कार्यक्रम है जिसके द्वारा बालकों की शिक्षा में हुई क्षति को दूर किया जाता है। क्षति को दूर किया जाता है। एलईडी नहीं चल रही है अभी, दो जरा एक बार एलईडी को देखना, एक बार लास्ट वाले को। यह एक उपचारात्मक कार्यक्रम है जिसके द्वारा बालकों की शिक्षा में हुई क्षति को दूर किया जाता है। शिक्षा में हुई क्षति को दूर किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 तक, यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 तक के बालकों के लिए प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत निम्न तीन प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। जिसके अंतर्गत निम्न तीन प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है।
अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, ये एक बार हमें देखने हैं। निम्न 3 प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। फर्स्ट लिखिएगा, जो पहला नाम है उसको लिखेंगे आधार रेखा मूल्यांकन। पहला नाम है आधार रेखा मूल्यांकन। आधार रेखा मूल्यांकन, जिसका जो दूसरा नाम है वो भी हम एक बार लिख देते हैं, और इसको आपने कहा है बेस लाइन इवैल्यूएशन। और इसमें हम लिखेंगे यह मूल्यांकन कक्षा में प्रवेश के समय, यह मूल्यांकन कक्षा में प्रवेश के समय होता है, जिसके आधार पर बालकों की क्षमताओं की पहचान होती है। जिसके आधार पर बालकों की क्षमताओं की पहचान होती है, जिसके अनुरूप ही शिक्षक शिक्षण की योजना शिक्षण की योजना बनाता है। शिक्षक शिक्षण की योजना बनाता है। ये जवाब दिया था आपने आधार रेखा मूल्यांकन के बारे में। इतना कह सकते हो बच्चों की क्षमताओं को पहचानने के लिए किया जाता है, जिससे आपको ये मालूम चल सके कि बच्चे को कितना आता है। और भी एक लाइन में जवाब दोगे, ज़्यादा बिल्कुल शब्द इस्तेमाल नहीं करना, इतना कह देना बालक के लेवल को जानने के लिए किया जाता है। बस बच्चे का जो लेवल होगा उस लेवल की पहचान करने के लिए आप ये वाला मूल्यांकन करते हो, जिससे आपको ये मालूम चल सके बच्चा कितनी गहराई में है और उसे कितना आता है। बस कितना बच्चे को आता है, बच्चे का लेवल क्या है, उस लेवल को जानने के लिए आपने किया है और उसको नाम दिया है आधार रेखा मूल्यांकन। कोई सी भी क्लास में जब बच्चा जाता है, आपको मालूम होगा पहले जब बच्चे का एडमिशन करवाते थे, चाहे 5वीं में, चाहे 8वीं में, चाहे 10वीं में, तो आपको याद होगा जब टीचर के पास जाते थे तो टीचर वैसे लिखित परीक्षा ले या ना ले, लेकिन बच्चे से क्या जरूर पूछता था, प्रश्न पूछता था, है ना। जैसे छोटा बच्चा है तो पूछा टेबल सुना, पहाड़े सुना, गिनती सुना। तो वो क्यों पूछ रहा है, वो इसलिए पूछ रहा है ताकि बच्चे के लेवल को पहचाना जा सके। सेकंड लिखिएगा, और सेकंड हम लिखेंगे, उसको नाम दिया है निर्माणात्मक या रचनात्मक। निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। और निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन में हम एक लाइन जोड़ेंगे, वो लाइन आपकी रहेगी, यह शिक्षण के दौरान किया जाता है, जिससे बालकों की शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है।
यह शिक्षण के दौरान किया जाता है जिससे बालकों की शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है। शैक्षिक प्रगति का मतलब हुआ कितना सीख रहा है बच्चा, सीख भी रहा है या नहीं सीख रहा है, उसे आपने नाम दिया है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। याद रखिएगा, यदि आपने पहले जब रीट का एग्जाम की तैयारी की होगी और ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा सीसीई वाला, तो आपको 100% मालूम होगा इसी वाले को कहा जाता है सतत मूल्यांकन, है ना भाई। व्यापक नहीं कहेंगे, केवल क्या कहेंगे, सतत। क्यों कहते हैं सतत? क्योंकि ये शिक्षण के साथ साथ चलता है, इसलिए तो इसको सतत मूल्यांकन भी कहा जाता है। और सतत जो मूल्यांकन है उसी को आपने नाम दे दिया है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। तीसरा प्रकार लिखिएगा योगात्मक मूल्यांकन। तीसरा जवाब रहेगा और उसमें लिखेंगे योगात्मक मूल्यांकन। थर्ड रहेगा योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन रीट में फिक्स होता है एक प्रश्न आपका निर्माणात्मक और योगात्मक वाला, और शिक्षण जो रीतियां हैं आपकी उसमें भी इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ये जो योगात्मक है इसके बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती है, निर्माणात्मक के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती है, निर्माणात्मक क्यों किया जाता है और योगात्मक क्यों किया जाएगा। ये प्रश्न मैंने आपको बताए होंगे जब आप लोगों ने आपकी रीतियां पढ़ी होगी। उसमें हमें दो बातें ध्यान रखनी है और इसमें लिखना है साहब, यह है अंतिम मूल्यांकन है या यह अंतिम व व्यापक मूल्यांकन है जो शिक्षण के उपरांत बालकों के द्वारा सीखी गई सभी क्षमताओं कुशलताओं के मापन के लिए किया जाता है। आपको मालूम है इसी के आधार पर हम बच्चों को फेल पास करते हैं। आपको मालूम है हम इसी के आधार पर बच्चों को ग्रेडिंग प्रदान करते हैं। आपको मालूम है हम इसी के आधार पर बच्चों की क्लास जो है उस क्लास की उन्नति करते हैं। उन्नति का मतलब है 6ठी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो हम 7वीं क्लास में बच्चे को भेजेंगे, किसके आधार पर, योगात्मक के आधार पर। 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, इसी के आधार पर 11वीं क्लास में भेजेंगे। ग्रेडिंग प्रदान किसके आधार पर करेंगे, इसी के आधार पर करेंगे। फेल पास का निर्णय भी हम किसके आधार पर करेंगे, इसी के आधार पर करेंगे। दरअसल में जो पोर्टफोलियो है, पहली बात तो सही मामले में जो पोर्टफोलियो है एक तरह का आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है, और रचनात्मक जो मूल्यांकन है आपका उसी को जब एक फाइल के रूप में हम करते हैं उसे नाम क्या दिया जाता है, पोर्टफोलियो। दरअसल में एक सत्र कह सकते हो आप, और एक सत्र नहीं कहना चाहो तो और आसान कह देना, एक कक्षा कह देना। एक कक्षा में बालकों के द्वारा सभी क्षेत्रों में जो प्रगति की जाती है उस प्रगति का सतत रूप से एक आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, एक फोल्डर बनाया जाता है, और उस फोल्डर को हम क्या नाम देते हैं, पोर्टफोलियो। खासकर इसमें ऐसा नहीं है कि केवल टीचर ही पोर्टफोलियो तैयार करेगा। ध्यान रखना, पोर्टफोलियो टीचर के अलावा जो बच्चा है खुद, वो बालक खुद भी अपना पोर्टफोलियो तैयार करता है। इसलिए पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है किसके सहयोग से, टीचर एवं बालक के सहयोग से। कक्षावार तैयार होता है, हर क्लास में तैयार करना होता है। गवर्नमेंट टीचर नहीं करते हैं, गलत बात है ये। इससे फायदा ये होता है कि सपोज करिए एक बच्चा 4th क्लास में पढ़ रहा है और 4th क्लास का जो टीचर है इसका एक पोर्टफोलियो तैयार करेगा,
देखो भाई, पोर्टफोलियो का मतलब आपको केवल इतना समझना है कि बच्चे के बारे में समस्त प्रकार की जो सूचनाएं होती है, जानकारियां होती है, जब हम उनको एक फाइल या फोल्डर के रूप में रखते हैं, उस फोल्डर को क्या नाम दिया जाता है? पोर्टफोलियो। अभी जो पोर्टफोलियो तैयार हुआ कक्षा 4 में, अब बच्चा जाता है कक्षा 5 में, तो नियम तो ये है कि जब बच्चा कक्षा 4 से 5 में जाएगा तो बच्चों का जो पोर्टफोलियो है वो भी कक्षा 5 में भेज दिया जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? ये 5वीं जो क्लास का बच्चा है या जो 5वीं क्लास का जो टीचर है, तो 5वीं क्लास का जो टीचर है और उस क्लास में जो बच्चा आ रहा है, उस बच्चे के बारे में ये जो पोर्टफोलियो बनाकर भेजा है, इस पोर्टफोलियो के आधार पर 5वीं क्लास का टीचर उस बच्चे को अच्छे से समझ लेगा। मतलब टीचर का टाइम बच जाएगा, कैसे पढ़ाना है, कितना इसको आता है, बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, उसकी हॉबीज क्या है, उसकी क्षमताएं कितनी कितनी है, इन सब के बारे में उसको जानकारी मिलता है। किसके आधार पर? तो जवाब है पोर्टफोलियो के आधार पर। पूरी साल का ब्यौरा होता है, बिल्कुल। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र में बस इतना ध्यान रखिएगा कि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र में बालक की जो उपलब्धियां होती है, उन उपलब्धियों का जो रिपोर्ट कार्ड है, यूं कहिएगा, वो रिपोर्ट कार्ड क्या कहलाता है? आपका पोर्टफोलियो। ध्यान रखना, सीसीई में जो आपका सीसीई है, जिसको आपने कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन कहा है, उसमें इंक्लूड किया है आपको कि बच्चे का कक्षावार पोर्टफोलियो तैयार होना चाहिए। अब भैया देखो, चाहिए तो बहुत कुछ होता है, अब ये होता है नहीं होता है ये एक अलग बात है। ये लास्ट लाइन में लिख दीजिएगा और उसमें नोट करके लिखना है आप लोगों को, और नोट करके एक छोटी सी लाइन ऐड करनी है और उसमें लिखेंगे, यह उपचारात्मक कार्यक्रम, यह उपचारात्मक कार्यक्रम दोनों शैक्षिक सत्रों में, दोनों शैक्षिक सत्रों में आयोजित होता है, आयोजित होता है। ये एक लास्ट लाइन थी इसके बारे में। हमारे यहाँ एक जो चलता है वो ध्यान होगा आपको, जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक चलता है, और दूसरा जो है आपका ये चलेगा अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक। तो ये दोनों में ही आयोजित किया जाता है, इसलिए हमने नाम ले दिया कि भाई दोनों जो शैक्षिक सत्र होते हैं उसमें इसका आयोजन किया जाएगा। जुलाई से सत्र स्टार्ट होता है और पहला सत्र जो कब तक चलता है? सितंबर अक्टूबर तक चलता है। और दूसरा कहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने? तो जवाब है अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक। तो जो आपका उपचारात्मक कार्यक्रम है ये दोनों सत्रों में किया जाएगा। दोनों सत्र का मतलब जुलाई से सितंबर में भी होगा, और दूसरा जवाब है अक्टूबर से जो मार्च अप्रैल का सत्र बनेगा उसमें भी बच्चों का जो कमजोरियां हैं, बच्चों की क्षमताएं हैं, उनको जानने का प्रयास किया जाएगा, और इनको जानने के बाद में उनके निवारण के उपाय भी किए जाएंगे। ये एक कार्यक्रम था आपका जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था और जिसको नाम दिया था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। कुल मिलाकर आप लोगों ने जो नवाचार है उसमें ऑलमोस्ट जो सारे नवाचार थे वो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। उस नवाचार के बाद में हम आपका एक अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो छोटे छोटे नाम हैं जिनको मैं एक बार जरूर बताना चाहूँगा। एडिशनल जानकारी है आप लोगों के लिए, और वो एडिशनल जानकारी क्या है? एक तो आप लोगों ने नाम सुना होगा और वो नाम है आपका स्वयं पोर्टल। एक तो ये नाम लोगों ने सुना होगा आप लोगों ने, स्वयं पोर्टल, और इसके अलावा एक नाम और सुना होगा आपका, और वो है आपका स्वप्रभा चैनल। ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे, दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एक का नाम है आपका स्वयं पोर्टल है और दूसरे का नाम है स्वप्रभा चैनल का नाम है। अब आप कहोगे सर ये है क्या मामला? ये तो इतना ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर एनईपी 2020 लॉन्च की गई, और एनईपी 2020 जब लॉन्च की गई तो उसमें शिक्षा के 3 बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किए गए। और वो 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन कौन से थे? तो पहला जो उद्देश्य था उसका नाम था पहुंच, और पहुंच का मतलब होता है कि भाई शिक्षा की सुविधा, शिक्षा के अवसर,
सबको मिलने चाहिए। ऐसा कोई भी बच्चा, ऐसा कोई भी जाति, ऐसा कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई समुदाय नहीं होना चाहिए जहां तक शिक्षा की सुविधा ना पहुंच सके। इसलिए पहला जो काम था, पहला जो लक्ष्य था, वो तो क्या रखा? पहुंच। और पहुंच का मतलब होता है सभी को सीखने की सुविधा मिलनी चाहिए। ये पहला जवाब हो गया है। दूसरा लक्ष्य निर्धारित किया था और वो निर्धारित था समानता। अब समानता का मतलब क्या है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में सभी को एक समान जो स्तर है, सभी को जो एक समान अधिकार है, वो सबको मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही कारण है, आप सभी को मालूम है, आरटीई में भी कहा 6 से 14 वर्ष के बच्चे, सर्व शिक्षा अभियान में भी कहा 6 से 14 वर्ष के बालक, लेकिन उसमें कभी भी ये नहीं कहा कि किसी जाति विशेष का बच्चा। इसीलिए हमारे यहाँ तो एक नीति भी चलती है जो रीट में पढ़ी होगी आप लोगों ने, और इसको नाम दिया है आपने समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सबके लिए समान शिक्षा की सुविधा, तो यहाँ पर समानता कह दिया है। और थर्ड जो उद्देश्य था उसका नाम था गुणवत्ता, और गुणवत्ता का मतलब हुआ कि जो शिक्षा मिलेगी, जो शिक्षा के अवसर मिलेंगे, जो शिक्षा प्रणाली हम विकसित करेंगे, वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। गुणवत्ता का मतलब है प्रभावी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो बालकों के चहुमुखी विकास में अपना योगदान दे सके। उसको क्या नाम दिया? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो आपको कैसे जवाब तैयार करना है कि हमारे यहाँ एक पोर्टल बनाया गया जिसको कहते हैं स्वयं पोर्टल। क्या है ये स्वयं पोर्टल? कहते साहब ये एक ऑनलाइन आधार है। ये आपने जवाब दिया है। अब आप कहोगे सब ये ऑनलाइन आधार है ये, तो उस पर होगा क्या? कहते साहब इस ऑनलाइन आधार पर बच्चों के लिए स्टडी कंटेंट उपलब्ध होता है। अब स्टडी कंटेंट का मतलब हो गया है कि जो शिक्षण सामग्री है वो शिक्षण सामग्री इस पर मिलती है। तो आपने जवाब दिया साहब इस पर क्यों मिलेगी? तो उसका कारण क्या था कि जब एनईपी 2020 जब लॉन्च की गई तो उसके 3 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये पोर्टल हम लोगों ने स्थापित किया। और उस पोर्टल पर क्या उद्देश्य रखा आप लोगों ने कि भाई सभी तक शिक्षा की पहुंच हो जानी चाहिए, सभी को एक समान सीखने के अवसर मिले, और जो शिक्षा आप बच्चों को दोगे वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। अब इस सब को उपलब्ध कराने के लिए आपने एक पोर्टल खोल दिया जिसका नाम था स्वयं पोर्टल। अब ये कार्यक्रम भारत सरकार का है। भारत सरकार का क्यों है? क्योंकि शिक्षा नीति किसने बनाई थी भाई? भारत सरकार के द्वारा बनाई गई। तो ये जो पोर्टल है किसके द्वारा खोला गया? तो जवाब है भारत सरकार के द्वारा। चूंकि इस पर स्टडी कंटेंट मिल रहा है, सामग्री इसके ऊपर मिल रही है, तो अब दिक्कत ये आ गई है कि जो शिक्षण सामग्री यहां से मिलेगी उस शिक्षण सामग्री का लेवल क्या रहेगा? तो ध्यान रखना आप लोगों को कि इस पर जो कंटेंट बच्चों को मिलेगा वो कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का, मतलब एमए, एमकॉम, एमएससी जो बच्चा करता है उसे वहां तक का जो स्टडी कंटेंट है ये हम कहां पर उपलब्ध कराएंगे? तो जवाब है आपका स्वयं पोर्टल के ऊपर। अब देखिए चीजों को रटना बेहद मुश्किल होता है, समझना बहुत आसान होता है। आपको मन में केवल एक बात ध्यान रखना कि यार स्वयं पोर्टल कोई होता है, लेकिन ये होता क्या है ये? तो आपने कहा भाई ये ऑनलाइन आधार है एक। ये यार ये ऑनलाइन आधार पर क्या मिलता है? तो आपका जवाब है स्टडी कंटेंट मिलेगा, सीखने की सामग्री मिलेगी। अब सीखने की सामग्री मिलेगी तो कौन सी क्लास की सामग्री मिलेगी? तो आपने जवाब दिया कक्षा 9 से लेकर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है वहां तक की सामग्री मिलेगी। आपका जवाब है भाई ये पोर्टल किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो जवाब है भारत सरकार के द्वारा। तीसरा जवाब अपने आप से करें, यार ये पोर्टल क्यों बनाया था ये? तो कहते हैं एनईपी 2020 के 3 जो लक्ष्य रहे हैं उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। और लक्ष्य कौन से थे? सभी तक शिक्षा के अवसर पहुंचने चाहिए, दूसरा रखा शिक्षा में समानता होनी चाहिए, और तीसरा आपने क्या रखा है कि जो शिक्षा है वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? गुणात्मक होनी चाहिए। ये आपने उद्देश्य रखे। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर आप कह रहे हो कि इस पर स्टडी कंटेंट मिलता है, सामग्री इस पर मिलती है, लेकिन ये सामग्री होती कैसी है? ये कैसे बच्चा इससे पढ़ेगा? तो ध्यान रखना ये जो पोर्टल है आपका, इस पोर्टल पर एक तो वीडियो मिलेंगे आप लोगों को,
ऑनलाइन जो रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डेड जो वीडियो है वो आप लोगों को मिलेंगे कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन जो लेवल है वहां तक के। दूसरा जवाब रहेगा कि भाई आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा, इसमें उसको आपने कह दिया है अधिगम सामग्री आप लोगों को मिलेगी। और इसके अलावा मतलब वीडियो भी हमें मिलेंगे, पीडीएफ हमें मिलेगी, अध्ययन सामग्री हमें मिलेगी। तीसरा जवाब है भाई यहां पर आपको स्व परीक्षण के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए प्रश्नोत्तरी कह देना या क्विज कह देना कि भाई यहां पर आपको प्रश्न भी मिलेंगे जिसके आधार पर हम खुद को चेक कर सकते हैं। और तीसरा जवाब रहेगा कि देखो भाई आपको कोई डाउट है यदि, तो आप यहां पर संवाद अपना प्रश्न छोड़ सकते हो, जिससे विषय के जो विशेषज्ञ होंगे वो आपको आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर स्टडी कंटेंट कैसे मिलेगी, वीडियोज के रूप में मिलेगी। दूसरा जवाब है पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। तीसरा जवाब है यहां पर क्विज होगी, प्रश्नोत्तरी दे रखी होगी जिसके आधार पर आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि मुझे कितना समझ है, कितना मैंने पढ़ा है। और लास्ट रहता है कि भाई कोई डाउट वगैरह रहता है आपका, तो आप आपके प्रश्न को वहां पर लिखकर छोड़ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि आपका जो भी ईमेल एड्रेस या फोन नंबर आपने डाला है उस पर आपका जवाब मिल सके। तो कुल मिलाकर जो पोर्टल का नाम है, उस पोर्टल को आपने कहा स्वयं पोर्टल, आपने कहा है भारत सरकार का एक पोर्टल है। ये क्यों स्टार्ट किया? ताकि एनईपी 2020 के लक्ष्यों को पूरा कर सके। लक्ष्य 3 ही निर्धारित किए आपने, सभी तक शिक्षा के अवसर, शिक्षा में समानता और शिक्षा गुणात्मक होनी चाहिए। ये जवाब था आपका। कहते साहब कंटेंट मिलेगा कौन से लेवल का? तो कक्षा 9 से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो लेवल रहेगा वहां तक का कंटेंट मिलेगा। क्या क्या सामग्री मिलती है? वीडियोज मिलते हैं, पीडीएफ मिलेगा, इसके अलावा क्विज मिलेगी, प्रश्नोत्तरी मिलेगी। और इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो अपना प्रश्न छोड़ सकते हो आप, उसका जवाब जो विषय के विशेषज्ञ होंगे वो आपको उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तो हेडिंग एक बनाएंगे आप और उसमें लिखेंगे स्वयं पोर्टल। ये 2020 के अंतर्गत चलाया था भैया, स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल ये जो आपको लिखवाने से पहले मैं जो बोर्ड पर ड्रॉ करता हूं इस तरह से, हर टॉपिक में अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां पर किया है, इसके बाद में ये वाला किया था। इससे पहले यदि बात करें तो आपने ये जैसे ये लिखा था केवल ये वाली लाइन, इसके अलावा जो लिखा था वो केवल जैसे इस टाइप से लिखा था। तो आपको केवल एक छोटा सा काम करना है, जब आप रिवीजन करोगे आप, तो रिवीजन करते समय बेहद जरूरी है ध्यान रखना अपनी कॉपी को पढ़ने से पहले, ये जो मैं पीडीएफ जो आपको लिखता हूँ स्टार्टिंग में बोर्ड के ऊपर, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, आपको लिखवाने से पहले उसको जरूर पढ़ा करिएगा, क्योंकि उससे आपका समय बचेगा। और जो समझाते समय बोर्ड पर लिखते हैं कोई भी टीचर, वो शॉर्ट नोट है आपके, वो क्योंकि टीचर टू द पॉइंट पहले समझाता है और उसी समझाए हुए को फिर लिखवाता है। तो आप जब रिवीजन करो तो सबसे पहले रिवीजन करना जो शॉर्ट नोट्स बनाता है टीचर, क्योंकि उससे समझ में भी आएगा और आपका टाइम भी बचेगा। नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल, और स्वयं पोर्टल में हमें लिखना है इस पोर्टल को भारत सरकार ने तीसरी शिक्षा नीति के निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्मित किया। निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्मित किया। अब कौन कौन से हैं, तो वो तीनों के केवल नाम लिखवाऊं या पूरा सेंटेंस लिखवाऊं भाई उनका? पहला था पहुंच, दूसरा था समानता और तीसरा था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
तो ये ऐसे ही लिखवाऊं या पूरा सेंटेंस? ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहला रहेगा, पहला है पहुंच, दूसरा रहेगा समानता, और तीसरा है गुणवत्ता। तीन ही नाम बताए थे उन्होंने। पहला है पहुंच, दूसरा है समानता, और तीसरा है गुणवत्ता। केवल तीन ही नाम है ये एनईपी 2020 में भी नाम आएंगे आप लोगों को। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नाम। पहुंच है, समानता है और गुणवत्ता है। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे, इस पोर्टल पर कक्षा 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन, इस पोर्टल पर कक्षा 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की अधिगम सामग्री, अब हम कॉमा करके लिखिएगा, वीडियो के रूप में कॉमा करके लिखित सामग्री तथा प्रश्नोत्तर के रूप में मिलती है। प्रश्नोत्तर के रूप में मिलती है, जहां पर बालक अपने संदेहों का समाधान भी कर सकता है। जहां पर बालक अपने संदेहों का समाधान भी कर सकता है। जहां पर बालक अपने संदेहों का समाधान भी कर सकता है। तो आपको वीडियोस यहां पर मिलेंगे। वीडियो के अलावा आपको लिखित सामग्री भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको प्रश्नोत्तर भी मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपके जो डाउट होंगे उन डाउट्स का भी आप समाधान कर सकते हो। चारों सुविधाएं मौजूद रहेगी। वीडियो देख सकते हो, पढ़ने को सामग्री मिल जाएगी। अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए आप प्रश्नोत्तर ही कर सकते हो, और दूसरा जवाब है अपने जो डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को भी आप समाधान कर सकते हो। ये सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होती है। जी हाँ भाई। देखो, पहली बात तो ये जो ग्रेड दिया जाता है, ये ग्रेड दी जाती है मार्क्स के आधार पर। आपको ध्यान होगा, आपके यहाँ पर जो सीसीई अप्लाई किया गया था, इस सीसीई में क्या किया था? सबसे पहले इस सीसीई का जो आधार था वो था आपका एनसीएफ 2005। अरे आवाज़ थोड़ी करनी है भाई, आवाज़ नहीं करनी है। ये जो एनसीएफ 2005 जब आपके लागू किया था, उसमें क्लियर कह दिया था कि भाई ये जो आप बच्चों को नंबर देते हो, ये नंबर देने का जो रिवाज है उसको आप ख़त्म करिए, और नंबर के स्थान पर आपको क्या देना चाहिए? आपको ग्रेडिंग देनी चाहिए। तो ये तो केवल सुझाव दिया गया था यहाँ पर। अब इस सुझाव के आधार पर आप सभी को मालूम है, हमारे यहाँ पर 2009 में आप लोगों ने बना दिया था सीसीई, और ये जो सीसीई आपने बनाया, इसमें आपकी जो ग्रेडिंग प्रणाली है वो ग्रेडिंग प्रणाली आप लोगों ने विकसित कर दी थी। आप सभी को मालूम है, जैसे 91 से लेकर 100 तक की आपने एक ग्रेड बना दी, जिसको A+ कह रहे हो आप। दूसरी यदि बात करते हैं तो आपने कहा भाई 80 से लेकर 90 तक आपने, या 81 से लेकर 90 तक की आपने ग्रेड बना दी थी। उसके बाद में आपने कहा था कि भाई हम लोगों ने जो ग्रेड है
वो बना दी 70 से लेकर 80 तक के लिए आपने ग्रेड बना दी थी। इसके अलावा आपने कहा कि भाई हम लोगों ने ग्रेडिंग बनाई है और वो थी आपकी 61 से लेकर 70 तक। इसका मतलब हुआ कि बच्चों को ग्रेडिंग प्रदान किया जाएगा उनकी परसेंटेज के आधार पर। हाँ जी, उससे तो टीप कर तो अंक भी प्राप्त कर सकता है, टीप कर तो अंक भी प्राप्त कर सकता है ना। टीप कर तो बच्चा कुछ भी कर सकता है, टीप कर तो नौकरी भी लगी रहे अभी, है ना। बस बस बस, नहीं नहीं, देखो जिज्ञासा मन में आना चाहिए। मुझे लग रहा था कि प्रश्न जो था आपका वो बड़ा मजेदार आना चाहिए था, जो मुझे लग रहा था, लेकिन आपने तो खुदा पहाड़ निकला चूड़िया। क्योंकि टीप कर तो सारे ही काम कर रहा है ना बच्चा, नौकरी भी लग रहा है, इंटरव्यू भी लग रहा है, टीप के तो अंक भी ले रहा है, टीप के ग्रेडिंग भी ले रहा है, क्या फर्क पड़ता है उससे? उससे फर्क नहीं है। मुद्दा तो ये था जो आपके दिमाग में आना चाहिए था, मुद्दा तो ये था कि सर आप कह रहे हो, प्लीज बातें नहीं, आप कह रहे हो सर 91 से लेकर 100% तक जो बच्चा मार्क्स लेकर आएगा, आप कह रहे हो गुरुजी उसको A+ दोगे आप तो A+ दे रहे हो उसको। सर ऐसा कैसे मुमकिन है 91% वाले को भी A+ और 100% वाले को भी A+? ये है अन्याय असली। 10% का फर्क आ रहा है, और 10% का मतलब है यदि हम 500 का पेपर है तो इन दोनों के बीच में 50 नंबर का अंतर है भाई, और 50 नंबर कम वाले को भी A+ और 50 नंबर ज्यादा वाले को भी A+। ये तो समस्या समझ में आती है, लेकिन आपको मालूम है भाई यहां तो नकल करके लोग टॉप आ रहे हैं भाई, हर क्लास में टॉप आ रहे हैं। मुन्ना भाई और मुन्नी बहन हर एग्जाम में पकड़े जाते हैं, ये फैक्ट है, ये बात ये हर एग्जाम में पकड़ में आ रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है दोस्त, यदि चोरी नहीं पकड़ी गई तो भैया आपको सलाम होता है, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो मुकाम हासिल कैसे किया है। बस यहां तो उगते हुए सूरज को, चढ़ते हुए सूरज को, चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं, उसके पीछे की जो कहानी है उसको कोई याद नहीं करता। एक नकल करके पास हो गया उसको सल्यूट मारते हैं, और एक बेचारा मेहनत कर करके फिर भी असफल हो गया, तो वो जो असफल हुआ है ना मेहनत कर करके उसको कोई श्रेय नहीं देता। तो हमारे यहाँ तो रिजल्ट ओरिएंटेड जमाना आ गया है कि साहब केवल परिणाम देखा जाता है, परिणाम बोलता है व्यक्ति का, उसकी मेहनत, उसकी चीटिंग ये कोई मायने नहीं रखती। आप बताइए मेरे को, धनबल के आधार पर चुनाव लोग जीतते नहीं जीतते? तो कोई उसके मुंह पर कहता है कि तू चुप रहे, बोला बेईमान, पैसे देकर तू चुनाव जीत के आया है। उसके लोग आगे पीछे घूमते हैं सेल्फियां लेने के लिए, होता है ना। और एक बेचारा ईमानदार आदमी जिसके पास 2 पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, अपने व्यक्तित्व के आधार पर वो चुनाव लड़ रहा है, और आप हम लोग उसको वोट ही नहीं देते। उसको अपने को कौन सा पसंद है? वो रात को पार्टी करने वाला। अपने को कौन पसंद है? वो दिन चैक करने वाला। क्यों भाई? क्योंकि अपना मॉरल ही बर्बाद हो गया है लोगों का। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई नकल से लाया कैसे लाया है, वो तो सबको पता है, वो तो नकल से लाया नहीं लाया। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, असली मुद्दा तो ये है, गलत तो ये हो रहा है कि 91 वाले को भी आप A+ दे रहे हो और 100 वाले को भी A। ये है गलती। तो इसका आज तक NCTE ने, NCERT ने इसका कोई समाधान नहीं किया। बोला भाई इसका समाधान हमारे पास नहीं है। क्यों किया था ग्रेडिंग सिस्टम? उसका कारण है क्योंकि लोगों को परसेंटेज के आधार पर उनका मजाक उड़ाते थे, 3rd डिवीजन 4th डिवीजन, है ना। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया ताकि बच्चों को कम से कम कक्षा में इंसल्ट नहीं किया जाए। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है, होता ही है, वो तो सारा सबको पता होता है। ये नाम था आपका, है ना। कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। देखो मेरे भाई मेरी भाई, अपन क्या है, देखो भाई अपन रह रहे हैं हिंदुस्तान में। अपन किस में रह रहे हैं? हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और हिंदुस्तान अभी इतना एडवांस नहीं हुआ, हिंदुस्तान अभी इतना एडवांस नहीं हुआ कि जो आप कह रहे हो वो चीज अप्लाई हो जाए। क्योंकि यदि ये चीज अप्लाई हो जाए, भरतपुर से हो, कहां से हो? धौलपुर से। तो यदि ऐसा मुमकिन हो जाए तो भरतपुर वालों और धौलपुर वालों और फिर शेखावाटी वाले हमारे जो मित्र बैठे होंगे, सबसे ज्यादा आर्मी में आप लोगों के यहां से जाते हैं, है ना भाई।
शेखावटी का पूरा एरिया आर्मी में जाता है। भरतपुर तो यूँ मान के चलिए कि भाई कंप्लीटली लड़कों को सुबह जाकर देखो, जब अपने सोने का समय होता है तब बेचारे रोड पर दौड़ लगाते हुए मिलते हैं। अब यदि ऐसा हो जाए तो पता है फिर क्या होगा? फिर तो लोग ये भी मांग करेंगे कि आर्मी में दौड़ाने की जरूरत क्या है ना? आर्मी में फिजिकल करवाने की जरूरत क्या है? आर्मी में मेडिकल करवाने की जरूरत क्या है? ऐसे ही भर्ती कर लो। तो क्या ऐसे भर्ती मुमकिन है क्या भाई? अपनी आबादी कितनी हो चुकी है बताओ आप, कितनी आबादी हो गई है ना? उससे अबोव, अब अबोव कितनी हुई है नहीं पता, लेकिन है उससे अबोव। अब आप बताइए मेरे को, इतने बड़े देश वाले आबादी में यदि हम मूल्यांकन करने की सोचेंगे तो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यही कारण है, आप लोगों को मालूम होगा, हमारे जितने भी यहाँ पर मैडम और मास्टर साहब बैठे हैं, आजकल पहले परीक्षा ले रहे हैं लोग परीक्षा ले रहे हैं ताकि आपको शॉर्ट लिस्ट कर सके आपको। और कई डिपार्टमेंट कैसे कर रहे हैं कि परीक्षा मतलब परीक्षा पर खर्चा ज़्यादा होता है, पहले बेटों को दौड़ाना स्टार्ट करो सड़कों पर, और दौड़ में जो बाहर हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली बाहर हो गए हैं, और उसके बाद में उनका क्या किया जाएगा? मूल्यांकन किया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने इतने एडवांस थोड़ी हुए अभी कि केवल अपने डायरेक्टली ऐसा किया जा सके, ये मुमकिन नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि आप लोगों के दिमाग में तो क्रिएटिव आइडिया आते रहते हैं, वो अलग बात है। होने को तो साहब ऐसा भी हो जाए क्या कि हमें परीक्षा देने ही ना जाना पड़े हम लोगों को, है ना, हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़े। नहीं 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 नहीं, ये आर्मी की बात चल रही है। ये काश ऐसा हो जाए तो कईयों की तो लॉटरी निकल जाए ना फिर, है ना? कईयों के तो मजे आ जाए, बोला अच्छा बेटा ये और एक कमी थी, ये कमी और ऐड कर दी है। हाँ यार, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है यार। क्या महिला पुलिस में नहीं है? क्या महिला आर्मी में नहीं है क्या यार? ऐसा थोड़ी होता है। क्या महिला फिजिकल टीचर नहीं है क्या यार? ऐसा नहीं है। ऐसे क्यों महिला क्यों? ऐसे तो पुरुष भी फेल होते हैं ऐसे तो। किसमें? चल छोड़ छोड़, वापस आ जाओ, वापस आपके वायरस आना स्टार्ट हो गया वो, है ना? वो वायरस ज्यादा फैले उससे पहले रुक जाते हैं एक बार। तो आपने एक तो कहा कि स्वयं पोर्टल होता है, और उसी के साथ में एक होता है स्वयं प्रभावी होता है आपके यहां, स्वयं प्रभावी कह दीजिएगा। और ये जो स्वयं प्रभा है, कई बार दिमाग में प्रश्न आता है कि स्वयं प्रभा हम किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, ये टीवी के चैनलों के नाम है भैया। कोई आपसे पूछेगा कि सर ये स्वयं प्रभा किसे कहते हैं, तो आपका जवाब रहेगा टीवी के चैनलों के नाम है ये। अब टीवी के चैनलों के नाम है तो कहते कि साहब ये टीवी के चैनल हम लोगों ने क्यों बना दिए हैं? इसका जवाब रहेगा, बता देना क्लास में हूं मैं। तो आपने जवाब दिया कि भाई ये स्वप्रभा टीवी के चैनल है ये। अब दूसरी जो बात है कि भाई टीवी के चैनल है, स्वप्रभा है, दरअसल में ये कार्यक्रम का नाम भी है। तो कार्यक्रम का नाम भी हो गया है और टीवी के चैनल भी हो गए हैं। कहते हैं कि साहब टीवी के चैनल भी है और ये एक कार्यक्रम भी है। कहते हैं साहब 7 जुलाई 2017 को ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, जिसको आप लोगों ने क्या नाम दे दिया है? स्वप्रभा आपने कहा है। तो स्वप्रभा क्या है पहले दिमाग में सेट करना। टीवी के चैनल है ये और एक कार्यक्रम भी है ये। कार्यक्रम कब स्टार्ट किया? 7 जुलाई 2017 को आप लोगों ने स्टार्ट किया है। अब कहते हैं कि साहब ये क्यों स्टार्ट किया, क्या कारण था इसका? तो इतना ध्यान रखिएगा कि साहब कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 12 तक ये आपका उद्देश्य था कि साहब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के जो बच्चे हैं, उन कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के जो हमारे विषय विशेषज्ञ होंगे, उन विषय विशेषज्ञों के द्वारा स्टडी कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम क्या था? स्वप्रभा। टीवी पर देखा जाता है और ये जो कार्यक्रम है आपका, कहते हैं साहब 7 दिन चलता है। 7 दिन का मतलब होता है 7 दिन चलता है, मतलब मंडे टू मंडे रोज चलता है, कभी ऐसा नहीं कि नहीं चलता है। और सबसे बड़ी बात यह कि 24 घंटे चलता है ये, मतलब 24 घंटे आप कभी भी कौन से कार्यक्रम को देख सकते हो? तो जवाब है आपका स्वप्रभा जो कार्यक्रम है, इसको आप देख सकते हो। अब पहले जवाब है कि भाई 7 दिन चलेगा, 24 घंटे चलेगा,
तो अब दिमाग में प्रश्न ये आता है कि सर दिन में 24 घंटे प्रोग्राम चलेगा, इसका मतलब 24 घंटे टीचर पढ़ाएंगे क्या इसके ऊपर? तो आपका जवाब है नहीं। तो आपने क्या जवाब दिया? कहते हैं कि साहब दिन में 5 बार, दिन में 5 बार, और 5 बार का मतलब हो गया 4 घंटे का कार्यक्रम। तो दिन में 5 बार एक ही कार्यक्रम को रिपीट किया जाएगा, और वो जो कार्यक्रम आपका एक बार जो रिपीट होगा उसकी अवधि कितनी होगी? 4 घंटे की। इसका मतलब हुआ एक ही प्रोग्राम को दिन में कितनी बार दिखाया जाएगा? 5 बार दिखाया जाएगा। अब आपके पास जब टाइम हो, आपके पास जब बच्चा फ्री है तब वो अपने प्रोग्राम को देख सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन एक और जोड़ रखी है कि प्रतिदिन 4 घंटे। ये इन्होंने एक अच्छी कंडीशन जोड़ी है, और इन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन जो 4 घंटे का समय रहेगा, इस 4 घंटे में आप कोई भी जो नवीन कार्यक्रम है या नवीन जो सामग्री है, उस नवीन सामग्री को प्रस्तुत किया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि दिन में हर दिन एक जो प्रोग्राम है 4 घंटे का, उसमें तो कोई नया कंटेंट दिया जाएगा, और जो नया जो कंटेंट दिया है आप लोगों ने, उसी कंटेंट को आप दिन में कितनी बार रिपीट करोगे? फिर 5 बार रिपीट करोगे। अगले दिन जब प्रोग्राम होगा तो फिर आपको 4 घंटे नया कोई कार्यक्रम दिखाना पड़ेगा, और उस 4 घंटे को नए दिखाने के बाद में उसी को फिर आप रिपीट करते रहोगे। यही कारण है कि स्वप्रभा टीवी चैनलों का समूह है, जिसको हम लोग चैनल नंबर डीडी नेशनल के चैनल होते हैं, और डीडी नेशनल का जो 23 नंबर का जो चैनल है, वहां से लेकर चैनल नंबर 34 तक के जो चैनल होते हैं, ये हम लोगों ने किसको दे रखे हैं? तो जवाब दिया आप लोगों ने स्वप्रभा के लिए दे रखे हैं। तो पहला जवाब है स्वप्रभा एक टीवी चैनलों का समूह है। कहते हैं साहब एक कार्यक्रम है ये, जिसका संबंध कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के लिए होता है। इस कार्यक्रम को कब लॉन्च किया? तो जवाब है 7 जुलाई 2017 को स्टार्ट किया है। मिलता क्या है इसके ऊपर? कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक का जो स्टडी कंटेंट है उसको उपलब्ध करवाया जाता है, और उस कार्यक्रम को आपने नाम दे दिया है स्वप्रभा। 24 घंटे चलता है, 7 दिन चलता है। बस प्रत्येक दिन एक कंडीशन आपने जोड़ी है कि 4 घंटे का जो प्रोग्राम है वो नया दिखाया जाएगा, और बाकी सारा जो कार्यक्रम है वो आपका रिपीटेड आपका होगा। उसको आपने क्या नाम दिया है? स्वप्रभा कार्यक्रम। तो नेक्स्ट लाइन में हेडिंग आप बनाएंगे, और इसको जब भी आप देखोगे तो इसको एज इट इज आपको रिवीजन करना है। नेक्स्ट रहेगा आपका स्वप्रभा कार्यक्रम। स्वप्रभा कार्यक्रम, स्वप्रभा कार्यक्रम स्वप्रभा कार्यक्रम, और उसमें लिखिएगा यह एक टीवी चैनलों का समूह है, जिस पर कक्षा 1 से 12 तक की अधिगम सामग्री से संबंधित कार्यक्रम 7 जुलाई 2020 से प्रसारित करना प्रारंभ हुआ। अच्छा 17 लिखा देगा? अरे यार दिमाग पे आ गया। मोहम्मद इमरान खान मेवाती, समझ गए ना आप लोग? अगस्त 2020 मैं रिकॉल कर रहा था कि यार अभी कौन सा रह गया, तो याद आया अचानक, और वो क्या है? मोहम्मद इमरान खान मेवाती। अलवर वाले तो जानते होंगे अच्छे से, खैर सभी जानते हैं वैसे तो। खैर अभी
तो मैं सोच रहा था कि यार उसके बारे में भी कुछ काम उसका योगदान रहा है, तो याद आया देववाणी ऐप। और अनाउंस कब किया था? अगस्त 2020 में। तो अभी बताएंगे उसके बारे में। तो 7 जुलाई 2017 से प्रसारित करना प्रारंभ किया, ये आपने लिखा है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा और उसमें लिखेंगे यह कार्यक्रम प्रत्येक दिन, ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे 7 × 24, इसका मतलब हो गया भाई 7 दिन 2400 घंटे। ये इसका मतलब हो गया है 7 दिन 2400 घंटे। यह कार्यक्रम प्रत्येक दिन प्रसारित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है जिसमें एक सामग्री को अब इसमें ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे और वो रहेगा आपका 4 घंटे की। एक सामग्री को 5 बार दोहराते हैं, 5 बार दोहराते हैं, जबकि प्रत्येक दिन 4 घंटे की नवीन सामग्री, जबकि प्रत्येक दिन 4 घंटे की नवीन सामग्री प्रस्तुत की जाती है। जबकि प्रत्येक दिन 4 घंटे की नवीन सामग्री प्रस्तुत की जाती है, ये आपका जवाब रहेगा। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे और उसमें लिखेंगे इस कार्यक्रम के प्रसारण में भास्कराचार्य स्पेस संस्थान, भास्कराचार्य स्पेस संस्थान गांधीनगर, भाई गुजरात में पड़ रहा है तो ब्रैकेट में गुजरात लिख दिया हम लोगों ने, की महत्वपूर्ण भूमिका है, की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कार्यक्रम के प्रसारण में भास्कराचार्य स्पेस संस्थान गांधीनगर गुजरात की महत्वपूर्ण भूमिका है। कौन से वाले कार्यक्रम की बात है ये? तो जवाब दिया है आपने स्वयं प्रभा। जो कार्यक्रम चलाया जाएगा उसको चलाने में गुजरात के एक संस्थान का टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, और टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस कहते हैं इसको, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस, जिसको गांधीनगर में आप लोगों ने स्टैब्लिश कर रखा है। वो गांधीनगर से इस पूरे प्रोग्राम को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो इसी संस्थान के पास में है। इसलिए आपने जवाब दे दिया भास्कराचार्य स्पेस संस्थान गांधीनगर की इस पूरे प्रोग्राम को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यहां से जो प्रश्न बनते हैं आप लोगों के, पहली बात तो ये इतने छोटे छोटे कार्यक्रम है, इनमें से यदि कोई प्रश्न आपका बना तो ध्यान रखना सुमेलित करने वाले प्रश्न आपसे पूछेंगे, और सुमेलित करने वाले जो प्रश्न है उसमें आपको क्या नाम दिया जाएगा? एक तरफ तो आपको कार्यक्रम का नाम दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ उसकी तिथि या डेट दे दी जाएगी आप लोगों को। और एक तो ये प्रोग्राम पूछेगा आपसे कि भाई इनको सुमेलित आप करिए, क्योंकि डेट पर आधारित यही पूछा जाएगा। आप कहो कि एक ही प्रोग्राम की डेट पूछा जाए, पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि कार्यक्रम बहुत सारे हमारे पास में है और इतने कार्यक्रमों को आप अलग अलग से पूछोगे तो पेपर का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए या तो क्या करेगा, ये 4 या 5, कोई भी 1, कोई भी 2, कोई भी 3 या 4 और मैक्सिमम 5 जो है वो आपको इधर दे देगा,
और यही 5 आप लोगों को इधर दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई इनको आप सुमेलित करिए, या तो ये प्रश्न आपको देगा, या क्या करेगा कि ऑलरेडी ये सुमेलित कर रखे होंगे और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और हद मार के पूछा जाएगा। तब क्या रहेगा, आजकल ये ट्रेंडिंग में आ गया ये प्रश्न, आपको क्या करेगा, कार्यक्रमों के नाम दे देगा और कार्यक्रमों का नाम देने के बाद में आपसे कहेगा कि भाई इनको आप व्यवस्थित क्रम में आप जमाइए। अब व्यवस्थित रूप में आप कैसे जमाओगे, ईयर वाइज, है ना, कौन सा प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, तो फिर आपसे ईयर वाइज आपको जमाना पड़ेगा। 2 ही प्रश्न यहां पर बनेगा, और इनके अलावा यदि कोई प्रश्न बना तो ध्यान रखना भाई, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, यदि डेट के आधार पर अलग से पूछा गया तो तिथि के आधार पर पूछेगा, तो देखो भाई इस्माइल अलग से पूछेगा, महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि सबसे जोरदार नवाचार यही है आप लोगों का। और ज्यादा यदि बात करेगा तो फिर आपसे पूछेगा दीक्षा के बारे में पूछेगा। दीक्षा के अलावा फिर बात करेगा तो आपसे राइस के बारे में पूछा जाएगा। राइस के अलावा यदि बात करेगा तो ध्यान रखना फिर आपसे बात करेगा वो नो बैग डे के बारे में बात करेगा। नो बैग डे के बारे में यदि नहीं पूछा तो फिर आप लोगों से बात करेगा ये, और वो चर्चा रहेगी आपकी शिक्षा वाणी को लेकर। और शिक्षा वाणी के अलावा फिर ये बात करेगा आपसे शिक्षा दर्शन के बारे में बात करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बात करेगा तो ये जो निष्ठा जो कार्यक्रम था आपका, इस निष्ठा जो कार्यक्रम है आपका, इस निष्ठा कार्यक्रम की जो फुल फॉर्म है, इसको लेकर ये आपसे बात करेगा। ये देखो भाई आपके कुछ प्रश्न हैं जो कि अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा है उसके आधार पर आपकी परीक्षा में बनते हैं। इन सब नवाचारों के अलावा एक महत्वपूर्ण, मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो नवाचार है वो नवाचार रहता है आपका, दरअसल में एक एप्लीकेशन का नाम है, और जिसको आपने नाम दिया है देववाणी ऐप। दरअसल में इसको प्रोग्राम कहना गलत हो जाएगा, ये दरअसल में केवल क्या है, एक एप्लीकेशन का नाम है ये। तो ये मुझे लगता है कि शायद इम्पोर्टेंट है ये, और इसको अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई ये देववाणी क्या है, तो आपने जवाब दे दिया एक एप्लीकेशन का नाम है ये। एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन जिसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड करना चाहो तो डायरेक्टली आपका जो यूट्यूब है उस यूट्यूब के ऊपर आप जाइएगा, इसके वीडियो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। यूट्यूब पर नहीं भी जाना चाहते हो, केवल आप गूगल पर आप क्रोमा में जाकर आप देववाणी टाइप कर दो तो देववाणी के जो वीडियोज़ हैं ये आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो कहते हैं कि साहब देववाणी है, एक एप्लीकेशन का नाम है। अब एप्लीकेशन का नाम है तो चूंकि किसी ना किसी व्यक्ति का नाम इसके साथ जरूर जुड़ा हुआ है, तो आपने जवाब दिया भाई वो कौन है, तो हमने जवाब दे दिया था मोहम्मद इमरान। और जरूरी नहीं है कि मोहम्मद लिखो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और वो रहेगा आपका इमरान खान। और ये जवाब हो गया है आपका मेवाती। देखो भाई इमरान खान मेवाती, मुझे लगता है कि मेवात का नाम तो रोशन किया ही था भाई अगले आदमी ने, है ना। अलवर का जो नाम है वो नाम इस महाशय ने रोशन किया। कारण भी है, अलवर वाले तो इनकी स्टोरी भी पढ़ रखी होगी आप लोगों ने, बहुत ही संजीदा एक कहानी इनके बारे में है। कहते हैं कि सब कई सारे प्रयास किए और कई सारे प्रयास करने के बाद में नौकरी लगी। बनना चाहते थे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनना चाहते थे, घर की थोड़ी हालात ठीक नहीं थी, बीएड वगैरह किया, और बीएड करने के बाद में 3rd ग्रेड के टीचर लगते हैं, और 3rd ग्रेड के भी टीचर लगते हैं तो आपको ध्यान होगा संस्कृत डिपार्टमेंट में इनकी नियुक्ति होती है। देखिएगा साहब कितना कुदरत का खेल है, बंदा बनना चाह रहा है, साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, टीचर बनने का कोई प्लान ही नहीं है। साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, बन गया टीचर, उर्दू की पढ़ाई की है ना, मीडियम जो था वो उर्दू रहा है, और नौकरी लगती है संस्कृत डिपार्टमेंट में। और उसमें भी मजेदार देखिएगा, देखिए कुदरत क्या खेल खेलती है व्यक्ति के साथ में। उर्दू इनकी जुबान रही है और संस्कृत डिपार्टमेंट में नौकरी लगती है 3य श्रेणी की, और टीचर बनते हैं मैथ के, गणित के, है ना। इसलिए मैं कहता हूं नियति पता नहीं कहां से कहां व्यक्ति को ले जाए। बस हमेशा अपना जो काम होता है केवल मेहनत करने का काम है, मेहनत करते रहो, भाग्य के बारे में मत सोचो। जानते हो क्या, ईश्वर आपकी उंगली पकड़कर ले जाएगा आपको आगे, मालूम है क्या, फैक्ट है ये बात,
ये फैक्ट है, ये बात आप यकीन नहीं मानोगे बेशक। ईश्वर आपकी उंगली पकड़ कर ले जाएगा जहां जाओ, लेकर जाना होगा। बस आपको ये काम करना है कि आपको जब ईश्वर लेकर जा रहा है उंगली पकड़कर, बोलो हमें कैसे पता चलेगा? वो पता नहीं चल जाएगा आपको। हाँ, कैसे? एक जगह पर कोई पंचायत चल रही थी, कोई 200-250-300 लोग बैठे हुए थे, और उस पंचायत स्थल से, जैसे मान लो यहां पर कोई पंचायत चल रही है, और मैक्सिमम ये जो रूम है आपका, इसका जो लास्ट वाली वॉल है, दीवार है, बस मैक्सिमम हाईएस्ट उतनी दूरी पर एक घर था। और उस घर में हो सकता है कोई लोग होंगे, कच्चा घर था, जो अपने कच्चे घर बनते गांव में, है ना, ईंट पत्थर का, पत्थर तो मत कहिए, ईंटों का भी मत कहिए, पुराने जमाने का घर था, उस मिट्टी का। और ऊपर आरसीसी वारसीसी कुछ नहीं था, केवल पट्टियां जो होती है वो डाल रखी थी ऊपर। अब अचानक उस घर में से एक महिला की चिल्लाने की आवाज आती है। अब जब चिल्लाने की आवाज आई तो सोचा होगा कि यार कोई हो गया होगा, कुछ बात छोटी मोटी हो गई होगी, लड़ाई वड़ाई होगी। अब उस घर में, उस घर का जो मालिक है वो एंट्री करता है, जैसे घर आपका है और वहां पर कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है, आपने दे दिया कि यार इसमें भैंस जानवर बांध लेना, आपके घर आपका है, भैंस जानवर आपने बांध दिए, तो वो भैंस जानवर को बांधने वाला कोई काम कोई और कर रहा है, घर आपका है। जैसे ही आपने आवाज सुनी, आप भागकर घर में जाते हो, 2-3 लोग जाते हैं जिसका घर था वो। और मैडम और मार साहब, वो अब ये चीज़ें किताबों में तो अच्छी लगती है, रियल लाइफ में अच्छी नहीं लगती है। वो 2-3 जो आदमी थे उस घर के, वो उस घर में जाते हैं, और घर में जाने के बाद में तुरंत उस घर से एक DI कार निकलती है, और निकलने के बाद में बहुत तेजी के साथ भागती है, और पीछे से एक महिला है, वो तुतलाती हुई आवाज में, है ना, क्लियरिटी की आवाज नहीं थी, वॉइस क्लियर नहीं थी, वो केवल क्या चिल्ला रही है? वो चिल्ला रही है, ले गए माल माल, है ना। अब सुनना जरा, अब लोगों की समझ में नहीं आया, जो वहां बैठे हुए थे लोग, उनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मालूम चला कि वो औरत अपने भैंस जानवर को बांधने के लिए खूंटा गाड़ते हैं ना, तो वो कुछ खूंटा वूटा गाड़ रही थी, और गाड़ते ही भाई चीजें निकल गई। समझ गए? एक ऐसा सिस्टम जो उस सिस्टम से पहले उस घर के अंदर कोई ज्यादा कुछ नहीं था। आज जो धौलपुर वाले यहां पर बैठे हैं, मासलपुर तहसील है या जगह पड़ती है? मासलपुर। उस मासलपुर के पास में थोक का काम करने वाला, थोक का जो परचूने वाला है, वो एक बहुत बड़े लेवल पर उसने अपना कार्यक्रम सेट कर रखा है। और इतना बड़ा कार्यक्रम कि पूरे के पूरे उस वाले बेल्ट में, पूरे के पूरे उस एरिया में एक साथ यदि कहीं पर 20 यज्ञ होते हैं, तो उन 20 यज्ञों का ठेका लेता है डायरेक्टली। और 20 यज्ञों का ठेका का मतलब होता है कि एक जो यज्ञ होता है उसका कम से कम 30-40 लाख रुपए में ठेका होता है, एक यज्ञ का मिनिमम। और आप सोच रहे हो 20 यज्ञों का मतलब, आप समझ रहे हो कि 20 × 6 भी करते हैं, और वो भी वन टाइम में यदि कर रहे हो। तो कहने का मतलब केवल मैं इतना चाह रहा था कि जिस दिन आपकी किस्मत का ताला खुलेगा, वो उस दिन आपको पकड़ कर लेकर चले जाएगा अपने आप ही। बस कई बार क्या होता है, जिसकी तकदीर में नहीं होते नहीं, मैंने कहा ना कि किस्मत बदलते हुए टाइम नहीं लगती। बस केवल क्या होता है, कई बार ईश्वर किसी को कुछ देना चाहता है, लेकिन उसकी जो अकड़ होती है ना वो अकड़ उसको लेने नहीं देती। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति तूफान में फंसा हुआ था, नाव पर बैठा हुआ था, और वो ऑलमोस्ट डूबने वाला है, तो भगवान को याद कर रहा है कि हे भगवान मुझे बचा ले। तो जब वो कह रहा है कि हे भगवान मुझे बचा ले, तो वहां पर एक जहाज आ गया। जहाज आया तो उसने कहा भाई आजा बैठ जाए यहां पर। बोला भग पागल, मैं थोड़ी जाऊंगा तेरे साथ, मुझे तो बचाने कौन आएगा? भगवान आएगा। अब भाई वो जहाज चला गया। उसके बाद में हे भगवान ऐसा क्या कर दिया तूने, मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया, तू मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। उसके थोड़ी देर बाद में भैया कोई नाविक आ जाता है, 1-2, वो उसको बचाते। बोला भग यहाँ से पागल कहीं के, तू कहाँ से आ गया? मैं तो भगवान आएगा बचाने के लिए। वो तो फिर दोबारा कह रहा है हे भगवान ऐसा क्या बिगाड़ दिया तेरा, तू आ ही नहीं रहा, मेरी सुन ही नहीं रहा, मैं तो जीवन भर तेरी पूजा की मैंने। भाई वो हवाई जहाज वाले भी आते हैं बचाने वाले तूफानों में, वो भी आगे थे, उनको भी भगा दिया उसने। अब साहब वो फाइनली कोई नहीं बचाने आया, बेटा डूब के मर गया।
अब डूब के मरा तो भगवान के घर तो जाना ही था ना उसको, हिसाबों का कर्मों का हिसाब बनेगा वहां रिपोर्ट कार्ड। तो वहां पर जाकर लड़ रहा, वो गला फाड़ फाड़ के चला रहा, हे भगवान नहीं सहेगा ये अपमान, और तू बचाने नहीं आया मेरे को। तो हाँ, नहीं सहेगा अपमान। तो भगवान भी कह रहा है मूर्ख आदमी, मैं तेरे को कब कब बचाने तेरे को नहीं आया। मैं जहाज में भी मैं लेके आया, हवाई जहाज भी मैं लेके आया, अरे वो छोटी सी नौका भी मैं ही लेके आया, बस कमबख्त तू ही था कि बचने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक उसी प्रकार से किस्मत आपको लेकर जाएगी अलग अलग दिशाओं में। बस क्या है, उस समय पर बस आंख बंद करके आगे बढ़ जाना, दिमाग मत लगाना। और एक बात जरूर ध्यान रखना कि डेस्टिनी अपने आप आपको ले जाएगी, बस आप वहां पर अकड़ मत दिखाना, कि वहां पर अकड़ दिखा दी तो मामला क्या हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा। आप बताओ मेरे को, हवा के झोंके नौका को ले जाते हैं अपने आप? ले जाते हैं ना भाई, अपने आप लेकर जाते हैं। मिट्टी के कणों को अपने आप हवा उठाकर ले जाती है। आपको पता है पेड़ से पत्ते जो गिरते हैं, वो पत्ते कहां पर जाकर गिरेंगे, ये हवाओं का रुख तय करता है, पत्ते की मर्जी नहीं होती उसमें। ठीक वैसे ही आपके जीवन में क्या होगा, आपका केवल एक ही काम है, मेहनत करना, और केवल मेहनत पर विश्वास करो। उसके बाद वो जीवन में जो होगा ना, वो अपने आप घटित होता चले जाएगा। आपको हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। आपका तो केवल एक काम है, मेहनत करो बस, उससे आगे करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये जो इमरान खान मेवाती साहब थे, बनना चाह रहे थे, साइंटिस्ट बनना चाह रहे थे, बन गए 3rd ग्रेड के टीचर, और वो भी उर्दू डिपार्टमेंट में। इनका एक भाई था, अभी है, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। तो इनका भाई है, वो कह रहे थे कि कोई बीटेक वीटेक की तैयारी कर रहा था, और कंप्यूटर उसका सब्जेक्ट रहा था। तो नौकरी उस लड़के की लग जाती है, पता नहीं प्राइवेट या कंपनी में, सरकारी तो पता नहीं। तो वो पढ़ाई करने के बाद में नौकरी लग जाता है और दिल्ली पहुंच जाता है, गुड़गांव में। अब उसकी किताबें घर में रखी रहती है। मैंने कहा ना कि देखो, प्रयास करो, मजा आएगा जिंदगी में। अब ये इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, अपने भाई की किताबों को पढ़ रहे हैं। खुद जो है उर्दू डिपार्टमेंट में नहीं काम कर रहे हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। उर्दू की पढ़ाई की है, संस्कृत डिपार्टमेंट में टीचर बन गए हैं, मैथ के टीचर बने हैं। और अब खाली समय में कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की, इंग्लिश मीडियम की किताबें पढ़ रहे हैं। सब पढ़ते चले गए, इंटरेस्ट डेवलप हुआ, 1 किताब 2 किताब 3 किताब, सारी किताबें इनके द्वारा पढ़ ली गई। और जब किताबें इनके द्वारा पढ़ ली गई, तो इनके दिमाग में एक आइडिया जन्म लेता है कि यार मैंने थ्योरी तो सारी पढ़ ली मैंने, क्योंकि आपको मालूम है किताबों में थ्योरी लिखी रहती है। अब इनके दिमाग में आइडिया आता है कि यार थ्योरी तो मैंने सारी पढ़ ली है, और थ्योरी मेरे को समझ में भी आ गई, अब क्यों नहीं मैं क्या करूं, अब मैं कोई ऐप बनाने का प्रयास करूं। और मेरे भाई ऐप बनाना स्टार्ट किया, और ऐप बनाते 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 आज की तारीख में सैकड़ों से ऊपर ये एप्लीकेशन बना चुके हैं, जो कि ई लर्निंग और एम लर्निंग में काम आती है। ई लर्निंग ऑनलाइन हो गया है, एम लर्निंग मोबाइल लर्निंग में आपकी सहायता कर रहे हैं। और इस व्यक्ति के बारे में राजस्थान में, इस व्यक्ति के बारे में हिंदुस्तान में कब जाना, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर, आई थिंक शायद ब्रिटेन की बात थी ये, या पता नहीं कोई और कंट्री की रही होगी, मुझे ध्यान है शायद ब्रिटेन की थी। ब्रिटेन में या फ्रांस, जो भी कंट्री रहा होगा, वहां कार्यक्रम में जाने के बाद में उन्होंने क्या कहा कि राजस्थान जो है, अलवर जो है, यदि वो कहीं मुझे दिखता है तो मुझे दिखता है इमरान खान मेवाती में। अलवर कहां बसता है, अलवर बसता है इमरान खान मेवाती में। अब आप सोचिएगा जरा, एक 3rd ग्रेड का टीचर जिसने केवल अपनी मेहनत की, केवल अपने प्रयास की, अपने लगन के आधार पर, और उसका नाम जो है वो दुनिया के सामने कौन लेकर आते हैं, देश के प्रधानमंत्री। और वो भी देश में नहीं, कहां जाकर, विदेश में जाकर। इसका मतलब हुआ कि गजब का टैलेंटेड व्यक्ति रहा होगा। अब इन्होंने एप्लीकेशन बना दी, और जब पूछा लोगों ने कि भाई आप तो उर्दू की पढ़ाई की है आपने, और आप संस्कृत की ऐप बना रहे हो, ऐसा क्यों, आपको ऐप बनानी चाहिए थी। अलग अलग लोगों ने पूछा, अलग अलग धर्मों के लोगों ने पूछा कि आपको उर्दू की जो है ऐप बनानी चाहिए थी, ताकि ऐप जो है बच्चों को उर्दू सीखने में मदद करे। लेकिन आप खुद सोचिएगा कितना बढ़िया इंसान रहा होगा। इन्होंने कहा कि भाई मैं जो है, मैं देवों की भाषा को, जो देववाणी संस्कृत को कहा जाता है, इन्होंने कहा कि मैं तो देवों की भाषा को सरल बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए एप्लीकेशन को डिजाइन किया है। इसलिए इस ऐप का जो उद्घाटन है, वो उद्घाटन होता है अगस्त 2020 को। और मजेदार बात देखिएगा, मैं तो क्लियर कहता हूं आप लोगों से कि जब किस्मत मेहरबान होती है ना भाई,
सब कुछ बदल जाता है। नाम अनाउंस किया है प्रधानमंत्री के द्वारा विदेशों में, और इनकी एप्लीकेशन का उद्घाटन किया था राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, और वो भी कौन से दिन, तो कहते हैं साहब अगस्त 2020 में। अब प्रश्न हमारे लिए निकलना स्टार्ट होता है, देववाणी क्या है? एक एप्लीकेशन का नाम है। किसने बनाई? इमरान खान मेवाती के द्वारा बनाई गई। अलवर निवासी है ये, जाटों का वास कोई कॉलोनी या जगह रही होगी मेरे ख्याल से, है क्या भाई? तो वहां के साथ में इनका संबंध रहा है, कोटा में काफी पढ़ाया इन्होंने। उसके बाद में कहते हैं कि साहब अगस्त 20 में इनकी ऐप का जो है उद्घाटन, वो उद्घाटन हो जाता है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ठीक है, संस्कृत जो आपकी जो जुबान है, लैंग्वेज है, उसको आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए इन्होंने इस ऐप को डेवलप किया। अब होता क्या है कि भाई खुद जो है वो संस्कृत के टीचर नहीं है, खुद तो मैथ के टीचर है, ऐप जरूर इन्होंने बना दी। अब कहते हैं कि साहब उस ऐप पर पढ़ाना तो पड़ेगा। अब इनको ज्यादा संस्कृत की समझ है नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि संस्कृत के जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उन टीचर्स को बुलाया, उन टीचरों से बात किया और क्या कहा कि भाई आप लोगों को संस्कृत के जो वीडियो है, वो वीडियो आपको रिकॉर्ड करने हैं, और वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में आपको कहां पर डालने हैं? देववाणी ऐप पर। तो पहली बात है, संस्कृत के जो विशेष जो टीचर होंगे उनके वीडियो रिकॉर्ड करवा कर इस ऐप में डाले गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो ऐप है आपकी, इसका संबंध कौन सी कक्षा से माना जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इस ऐप का संबंध है और वो संबंध रहेगा कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक के जो विद्यार्थी है उसके लिए इस ऐप को बनाया, और उस ऐप को क्या नाम दे दिया गया आपने? देववाणी ऐप। तो सबसे पहला जवाब है, देववाणी एक एप्लीकेशन का नाम है, एक एप्लीकेशन जो संस्कृत शिक्षा विभाग की मानी जाती है। यह आपका दूसरा जवाब है, संस्कृत शिक्षा विभाग की ये एक एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन को किसके द्वारा बनाया गया? तो जवाब है इमरान खान मेवाती के द्वारा बनाया गया, अलवर के निवासी है। इनकी ऐप को आपने अगस्त 2020 में आप लोगों ने लॉन्च किया, और इस ऐप को आपने कौन से बच्चों के लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया? तो आपने जवाब दिया कक्षा 3 का जो बच्चों का लेवल रहता है, वहां से लेकर जो 12वीं क्लास का जो बच्चा है उसका जो स्टैंडर्ड रहेगा, उस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए आपने इस ऐप को डिजाइन कर दिया, जो कि बच्चों को संस्कृत सीखने में मदद करती है। तो नेक्स्ट लाइन में आप केवल लिखेंगे देववाणी। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे देववाणी। क्या कोहरा था ना आज सुबह? यहां नहीं था, यहां नहीं था, बाहर सराउंडिंग जो एरिया है, इतना भयानक कोहरा था, सच कह रहा हूं कि पूरे साल में नहीं पड़ा, पूरे साल में नहीं पड़ा। आपने तो क्या, सिटीज के अंदर कम रहता है, कहीं पर भी जाओ आप लोग, हमेशा जो कोहरा कहाँ मिलेगा? खुले में मिलेगा, जहाँ खुली जगह होगी। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, 10 फीट पे कोई आदमी खड़ा है, 7-8 फीट पे कोई आदमी खड़ा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा था। बस राम भरोसे क्लास में पहुंचे थे आज तो। चलिए, हाँ जी, अच्छा कछु ना हो? अरे वाह यार, जब आप लोग हो यार, जब कहाँ होगा कुछ पे, कुछ होगा तो बुला लूंगा फोन करके आप लोगों को मैं। आ जाओगे नहीं आओगे? आओगे कहीं पर भी, पता थोड़ी होता है कहाँ पर, तो कहीं भी जरूरत पड़ेगी मैं बुला लूंगा फोन करके। आ जाओगे हवेली पे? कम वक्त तो ये हवेली दिखाई नहीं आ सकी। कब दिखाओगे? लास्ट डे दिखाओगे? अच्छा, शाम को लेकर चलोगे? एक बार एक लड़के ने बोला कि सर कभी हवेली पर आना, तो हम तो खैर वहां नहीं गए हवेली पर। एक उसका पड़ोसी था, उसने कहा था कि गुरुजी इसकी हवेली पर कभी मत जाना। तो मैंने कहा क्यों भाई? बोला गुरुजी इसकी हवेली पर कभी भी पिटाई हो सकती है। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या है इसकी हवेली पर? तो कह रहा कि गुरुदेव अपनी हवेली पर इसने हुक्का ला रखा है। हुक्का पीते ना, चिलम भर के, तंबाकू ममाकू जो भर के पीते हैं वो। तो मैंने कहा फिर उससे क्या हुआ? बोला गुरुजी इसके जो पिताजी है, बोला वो नेता टाइप के हैं, मतलब अच्छी लाइजन है, तो जयपुर क्या उनका आना जाना लगा रहता है। तो एक दिन शाम को बोला इसके पिताजी आए और डायरेक्टली
वो घर पर जहाँ वो रहता है वहाँ पर आगे डायरेक्टली गेट टक टक किया तो पूछा कौन है, तो बाहर से आवाज आई तेरा बाप। तो जैसे ही वो गेट खोला, बड़ी मुश्किल से उसने गेट खोला, तो उसके पिताजी क्या कभी कभी 5-10 मिनट के लिए आते थे, आए हालचाल पूछे तुरंत चले गए। तो वो क्या कर रहा था, मेरा बेटा बैठा बैठा हुक्का पी रहा था वो। अब बाप की जैसे आवाज आई तो दिमाग खराब हो गया। अब उसने क्या किया कि वो जो हुक्का था ना भाई, अब वो स्मेल तो रहेगी ना कमरे में, तो खैर वो फटाफट फटाफट स्प्रे ब्रिस्प्रे लगा ले, क्या फर्क पड़ता है, वो तो कहाँ जाएगी स्मेल। तो उसने क्या किया, वो रजाई समेट कर और हुक्का रख दिया रजाई के अंदर, है ना भाई। अब वो उसको तो ये ध्यान था भाई पिताजी 2-4 मिनट को आएंगे और तुरंत चले जाएंगे वो। अब सब पिताजी थोड़ा रुक जाते हैं वहां पर। अब रुकने के बाद में यार वो तो आग तो पकड़ना ही है ना भाई। अब वो धीरे धीरे सुलगना स्टार्ट हुआ। अब सुलगना सुलगना, अब बेटा जो है कई बार पिताजी अब टाइम काफ़ी हो गया चले जाओ, खाना नहीं खाया हो तो चलो खाना खाकर आ जाते। नहीं बेटा बोला खाना वाना तो खा के आया हूँ मैं। ऐसे करके उनको टाइम लग गया। अब थोड़ी देर बाद में कमरा जो था भाई पूरा धुआं धुआं में हो गया। अब पिताजी बोला ये क्या हुआ, ये नहीं बोला कुछ नहीं, वो गुड नाइट जला रखी। बोला कहाँ तेरी गुड नाइट दिखा एक बार। पिताजी पिताजी होते भाई, उस्ताद होते, दुनिया देखी होती है उन्होंने। उनको शक हुआ तो रजाई उठाकर देखा तो भाई वो रजाई काफ़ी जल चुकी थी। कह रहे थे गुरुदेव उस लड़के को ये भी नहीं सोचा कि वो पड़ोस वाले लड़के क्या सोचेंगे, बिल्डिंग वाले क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे। बोला कमरे से मारना स्टार्ट किया और बोला सीढ़ियों तक मार के लेकर आए, लेकिन बोला वो बेटा वो भी बोला तेजी था, निकल कर भाग गया बोला वहां से। पिताजी बोला लास्ट रात भर कमरे पर बैठे रहे। तो बोला गुरुजी ऐसी हवेलियों पर मत जाना कभी। तो भाई दादाओ तुम किसी भी हवेली पर बुलाना, ये जो हवेली शब्द आता है ना, तो इस हवेली शब्द को सुनते वो वाकया याद आ जाते हैं। तो हवेली पर नहीं मिलेंगे भाई, किसी ढाबे पर ही मिलेंगे। हाँ नहीं, ढाबे पर ही मिलेंगे। और उस पर लिखिएगा यह एक अरे भाई आप कमरे को ही हवेली कहते हो, क्या करें बताओ। यह एक एप्लीकेशन है जो संस्कृत शिक्षा विभाग कॉमा करके लिखेंगे, संस्कृत शिक्षा से संबंधित है। इस ऐप को कॉमा करके संस्कृत शिक्षा को सरल, रोचक, प्रभावी बनाने के लिए इमरान खान मेवाती, सामने अलवर लिख देना, इमरान खान मेवाती के द्वारा निर्मित किया, इमरान खान मेवाती के द्वारा निर्मित किया, जिसका उद्घाटन अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। जिसका उद्घाटन अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इस एप्लीकेशन
के द्वारा संस्कृत शिक्षा को इस एप्लीकेशन के द्वारा संस्कृत शिक्षा को ऑनलाइन और ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना ई लर्निंग एवं एम लर्निंग। भैया देखो, ई का मतलब हो गया इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन लर्निंग, और एम लर्निंग का मतलब हो गया मोबाइल से सीखना, है ना। तो एक ही लाइन हो गया इसके लिए, एक ही शब्द हो गया है आपका, वो है ऑनलाइन। संस्कृत शिक्षा ऑनलाइन, हाँ जी, ई लर्निंग एवं एम लर्निंग। एम का मतलब होता है मोबाइल, और बाकी तो एक ही जवाब था आपका, ऑनलाइन जवाब है आपका। इस ऐप के द्वारा संस्कृत शिक्षा ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती है, ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें संस्कृत शिक्षा के विषय विशेषज्ञ, संस्कृत शिक्षा के विषय विशेषज्ञ या संस्कृत शिक्षा के विषय विशेषज्ञों के रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं। विशेषज्ञों के रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे, यह एप्लीकेशन कक्षा 3 से 12 के बालकों के लिए, कक्षा 3 से 12 के बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। मतलब उनका जो लेवल है आपने वो रखा है कक्षा 3 के बच्चों के बराबर, और कक्षा 12 तक के जो बच्चों का लेवल रहता है उस लेवल को ध्यान में रखते हुए आपने इस वेबसाइट को या एप्लीकेशन को डिजाइन किया है। तो इसमें जो याद करने वाली बातें हैं वो केवल एक बात तो ये रहेगी कि इसको जो लेवल आपने ध्यान रखा है वो लेवल हो गया है कक्षा 3 का जो बच्चों का लेवल रहेगा, वहां से लेकर कक्षा 12 का जो बच्चों का लेवल रहता है उस लेवल को आपने ध्यान रखा है। दूसरा जवाब आ गया है कि भाई इसको जो डिजाइन किया है वो कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तो जवाब है आपका इमरान खान मेवाती के द्वारा। दूसरी बात यह है कि ये जो ऐप है ये ऐप कौन सी शिक्षा से संबंधित है, तो जवाब है आपका संस्कृत शिक्षा। हाँ जी, मुझे पता था, मुझे अब यही पूछोगे, मैंने फिर भी दोबारा आपसे क्या कहा है कि जो लेवल है वो क्या रखा है आपने कक्षा 3 के बालकों के बराबर। दरअसल में होता क्या है, आप जो कक्षा 6 से पढ़ने की बात कर रहे हो आप संस्कृत को, लेकिन आपको अच्छे से मालूम है कि ये जो पढ़ाई जो आप ऐप जो आपने बनाई है, ये ऐप जो है कोई फॉर्मल एजुकेशन का थोड़ी है। ये तो कौन सी का है, देखा जाए तो इनफॉर्मल का है, ये डी लर्निंग का है। ये तो डी लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग आप कह रहे हो। तो आप मुझे बताइए, एक तो कक्षा 6 से बच्चा डायरेक्टली सीखेगा, और यदि बच्चे का इंटरेस्ट है, यदि आप चाहते हो यदि बच्चे को सिखाना, तो बच्चे को आप कहाँ से सिखाना प्रारंभ कर सकते हो, तो जवाब है आपका कक्षा 3, 4, 5 जहां से भी आपको उचित लगे। सरकार तो कहां से व्यवस्था कर रही है भाई, 6 से कर रही है ना। लेकिन आप मुझे बताइए कितनी बढ़िया ये सोच रही होगी ये। पहले आप बताइए कि पहले हमारे यहाँ इंग्लिश कक्षा 6 से स्टार्ट होती थी गवर्नमेंट स्कूलों में, है ना भाई। कक्षा 6 का बच्चा ABCD सीखता था, और मेरे भाई जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो बच्चे पढ़ के आते थे
वो कक्षा 6 तक आते आते तो प्रोफेसर बन जाते थे भाई। वो फैक्ट्स है ये बात। ये जो इंग्लिश मीडियम पढ़ के आया है वो बच्चा कक्षा 6 तक आते आते तो भाई प्रोफेसर बन जाता था। और अपना तो पता है कंफ्यूज किस में रहते थे, ABCD याद कर ली, अब सामने वाला कह रहा है कि ABCD सुना, बच्चे ने सुना दिया, अब सामने वाला जो बच्चे के अरमानों के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है, ABCD सुना, बच्चे ने सुना दी, कर आप छोटी सुना, है ना, रियली कह रहा हूं ये, है ना, छोटी ABCD सुना। अब बच्चा बेचारा कंफ्यूज, क्योंकि उसको तो गुरुजी ने बड़ी छोटी सिखाई नहीं, उसने तो वो तो लिखना सिखाई थी बड़ी छोटी। तो कोई बात नहीं। तो अब देखिएगा, संस्कृत चाहे इंग्लिश, अब इनको प्रयास किया गया है कि बच्चों को पहली क्लास से सिखाना स्टार्ट करो ताकि उनकी नींव क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। तो ये तो कोई स्कूल में तो है नहीं, ये तो आप कहाँ सिखा रहे हो, एप्लीकेशन के माध्यम से। सीखो तो भला और नहीं सीखो तो भला, ये पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, ये तो जिनको अच्छा लगता है पढ़ लो। आज भी हिंदुस्तान में यदि बात करें तो भाई साहब यकीन मानना, थोड़ा गांव को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि वहाँ विद्वान ज़्यादा रहते हैं, इसलिए पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा रहते हैं, समझदार लोग ज़्यादा रहते हैं। शहरों में आज संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिल रहे, संस्कृत पढ़ाने वाले। और पता है क्या, जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, वो आधे अधूरे ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को। तो ऐसे बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए, उन अभिभावकों की समस्या को दूर करने के लिए जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे अभिभावकों के लिए ये जो ऐप है ये बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो भाई देखो, ये आपकी एक एप्लीकेशन थी और इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपने कुछ बातें हैं जिनको आप लोगों ने पढ़ा है। अब साहब ये जो नवाचार वाला मामला है ये तो आपका कंप्लीट होता है, और नवाचार के बाद में 2 नाम हमारे यहाँ दे रखे हैं। नंबर फर्स्ट तो दे रखा है आप लोगों के यहाँ पर, कुछ पुरस्कारों के नाम दे रखे हैं और कुछ योजनाओं के नाम दे रखे हैं। इसके बाद में हमारे यहाँ नाम दे रखा है, और उसमें नाम दे रखा है 2 तरह के RTE दे रखे हैं। एक दे रखा है आपका 9 वाला और एक दे रखा है आपका 2011 वाला। इसके अलावा एक दे रखा है आपका NEP, और NEP में लिखा हुआ है NEP 2020। ये आपके कुछ प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, आपके टॉपिक है आपके जो बचे हुए हैं। तो एक तो RTE 9 और 11 हो गया है, दूसरा जवाब है NEP 2020 आपका रहा है, और एक रहा है आपके पुरस्कार और योजना। अभी जो पुरस्कार और जो योजना वाला मामला है, थोड़ा ध्यान से सुनना एक बार, पुरस्कार और जो योजना वाला है ये मैं आपको सबसे लास्ट में कराऊंगा, और उसका कारण है, करवाने के बावजूद भी मार्च का जो महीना है वो आपके लिए बड़ा कारगर साबित होगा। उसका कारण है क्योंकि जितनी भी योजनाएं आप लोग देखोगे वो तो पिछली सरकार की योजनाएं हैं। अब पता नहीं इनका नाम बदलेगा या ये योजना बदलेगी, वो तो आपको, क्योंकि आपको मालूम है जब बजट में सारी चीज़ें चेंज होती है। तो ये तो देखो राम भरोसे टॉपिक चलेगा। उसका कारण है पिछली सरकार ने जो योजना बनाई है उनका, ठीक है हम नाम ले देंगे उनका, लेकिन अब उनमें कोई परिवर्तन आएगा नहीं आएगा, कितना परिवर्तन होगा, योजना बंद होगी या नई योजना चलेगी, ये तो कब डिसाइड होगा, आपके मार्च का जो बजट होगा आपका उसमें मालूम चलेगा। उसके बाद में 2 टॉपिक है आपके RTE 9 और RTE 2011। इनमें कोई चेंज होना नहीं है क्योंकि जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो पैटर्न फिक्स कर रखा है। NEP 2020 कोई चेंज इसमें होना नहीं है। जो आपकी NEP 2020 जुलाई 2019 में बनाकर आप लोगों ने 20 में जो लागू की है उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है, ये एज इट इज आपकी दोनों रहेंगे। तो अब ये बताइए पहले ये स्टार्ट करें या ये स्टार्ट करें? RTE कौन से वाला? तो मैं आप उनको अलग से क्यों पढ़ेंगे? अपन 21 और 22 जो धारा है आपकी वो किसके में है? वो SMC की तो है आपकी। RTE 2009 की जो धारा 21 और 22 है वो किसके साथ में है? वो SMC के बारे में। तो अलग से क्यों टाइम वेस्ट करेंगे अपन? उनको कहाँ पढ़ेंगे आप? 21 और 22 अलग पढ़ोगे, मैं तो अलग पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उनको दोबारा फिर भी पढ़ना पड़ेगा आपको 21 और 22 में। जल्दी बताइए कैसे पढ़ोगे भाई? अलग पढ़ा देंगे, कहाँ दिक्कत है? हाँ हाँ अलग से पढ़ा देंगे, कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बस जैसा आपको पढ़ना है, पढ़ना आपको है, पढ़ाना मुझे है, समझाना मुझे है और समझना आपको है। अरे मुझे क्यों समझना यार, मेरे को क्यों समझाओगे यार? अन्याय कर रहे हो।
समझना आपको है, समझाऊंगा मैं, समझ में नहीं आएगा तो भी समझाऊंगा मैं। और 5 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनना। 5 मिनट में एसएमसी का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एसएमसी नहीं कॉन्सेप्ट, वो मैं क्लियर करवाऊंगा। कहते हैं कि हमारे यहां पर बच्चों को शैक्षिक अधिकार उपलब्ध कराने के लिए 2009 में एक अधिनियम बना दिया। उस अधिनियम को कहा था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 था। इस 2009 का जो एक्ट था, इसमें 2 धाराएं हम लोगों ने बनाई थी, और उसमें एक धारा बनती है 21 और एक धारा बनती है 22। अब ये जो धारा नंबर 21 है, उसमें लिखा था कि प्रत्येक स्कूल में एसएमसी का गठन होना चाहिए, और धारा नंबर 22 में लिखा था कि भाई एसएमसी कौन कौन से कार्यों को करेगी। दोबारा प्रश्न को ध्यान से सुनना। 21 में लिखा था कि हर स्कूल में एसएमसी का गठन होना चाहिए, और दूसरी में लिखा था 22 नंबर धारा में कि एसएमसी के कार्य कौन कौन से होंगे। अब जब लोगों के मन में आया कि यार ये आरटीई में क्यों लिखा है एसएमसी के बारे में, हम क्यों स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करें, तो याद रखिएगा भारत सरकार और एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री थी, उनका एक बहुत जबरदस्त लॉजिक था। और वो लॉजिक क्या था कि भाई शिक्षा और समाज और विद्यालय पृथक नहीं है, दोनों एक ही है। यदि हम शिक्षा की उन्नति करना चाहते हैं, यदि हम शिक्षा को प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो हमें समाज की भागीदारी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए विद्यालयों के विकास के लिए, शिक्षा की उन्नति करने के लिए, हमने शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यालय के विकास में समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, विद्यालय और शिक्षा के विकेंद्रीकरण के लिए हमने कुछ कमेटियों की स्थापना का प्रबंध किया, जिसमें प्राथमिक लेवल पर, प्रारंभिक लेवल पर आती है एसएमसी और सेकेंडरी लेवल पर आती है एसडीएमसी। रिपीट कर रहा हूं, शिक्षा के विकेंद्रीकरण के लिए, विद्यालय और शिक्षा के विकास में समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक विद्यालयों में एसएमसी और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में एसडीएमसी के गठन का प्रावधान किया। एसएमसी का मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसको आप लोगों ने नाम दिया है विद्यालय, और विद्यालय प्रबंधन समिति आप लोगों ने कहा है। ये जो विद्यालय प्रबंधन समिति आपने कही है, दरअसल में इसका संबंध है आपका जो 1 से 8 तक के जो विद्यालय है, उन कक्षाओं के लिए, उन विद्यालयों के लिए हमने एसएमसी का गठन किया है। और दूसरा जो नाम है आपका एसडीएमसी, उसको कहा आपने विद्यालय भवन एवं, या विद्यालय विकास कह दीजिएगा, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। ये देखिए आपने 9 से 12 के जो विद्यालय हैं, उन 9 से 12 तक के जो विद्यालय होंगे, वहां पर आप लोगों ने एसडीएमसी, और एसडीएमसी को आपने कहा है स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, और ये जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, इसको आपने नाम दिया था स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो सबसे पहले प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, सर ये एसएमसी और ये एसडीएमसी क्यों गठित की गई? अपनी भाषा में जवाब दे सकते हो। शिक्षा में, शिक्षा के विकास में समाज को भागीदार बनाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को लागू करने के लिए, विद्यालय के विकास में समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमने किसके गठन का प्रावधान किया? तो जवाब है विद्यालय प्रबंधन समिति। और कौन से लेवल के विद्यालयों में? प्रारंभिक शिक्षा में, और प्रारंभिक शिक्षा का मतलब हो गया कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए। और आपका जो एसडीएमसी है, ये आ जाता है कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक का। अब ये तो हमें मालूम है कि हमने एसएमसी क्यों गठित की है, हमें ये मालूम है कि साहब इनका जो प्रावधान है वो आरटीई 2009 की धारा 21 और धारा 22 में मिलता है। हमें ये भी मालूम है कि 1 से 8 तक के लिए एसएमसी होगी और 9 से 12 के लिए हमारे पास होगी एसडीएमसी होगी। अब जब भी जिक्र किया जाएगा एसएमसी का,
तो सारे के सारे जो हमारे मैडम और मार साहब है, एक बात जरूर ध्यान में रख लेना कि जो एसएमसी है आपकी, इस पूरी एसएमसी को समझने के लिए दो नाम बहुत जरूरी है समझना, और वो दो जो होंगे आपके, वो कौन कौन से होंगे। एक तो होती है आपकी आम सभा, और दूसरी जो होती है उसको आपने नाम क्या दे दिया है, कार्यकारिणी सभा। तो कुल मिलाकर आपसे पूछेंगे कि साहब ये जो एसएमसी है, विद्यालय प्रबंधन समिति है, इस समिति का जो संगठन है, इसका जो गठन है, वो किस तरीके से होगा। तो आपको जवाब है, दो सभाओं को मिलकर इसका गठन होता है, और दो का मतलब हो गया एक आम सभा और दूसरी कार्यकारिणी सभा। अब सही मामले में देखा जाए तो इसका तो नाम ही है आम सभा है। ये सही मामले में देखा जाए तो ये देखो भाई, इसकी प्रशासकीय कह देना, ये इसकी प्रशासकीय सभा होती है, जिसको आप लोगों ने नाम दिया है कार्यकारिणी सभा। अब इनका गठन कैसे होता है, कौन कौन लोग इनमें शामिल होते हैं, इनका जो कार्य प्रणाली है वो किस तरह की रहेगी, कैसे इनकी मीटिंग होगी, कितनी इनकी मीटिंग होती है, मीटिंग इनकी कब कब होती है, कौन इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, इनकी कोरम, इनकी गणपूर्ति वगैरह क्या रहती है, ये तमाम जो चीजें हैं वो अलग अलग होती है। इसलिए आपके विद्यालय में, कोई सा भी विद्यालय है जिसमें आप पढ़ा रहे हो, और उस विद्यालय में दोनों सभा देखने को मिलेगी, आम सभा भी और कार्यकारिणी सभा भी। अब दिक्कत यह है कि साहब आम सभा जो होगी उसमें किसे शामिल करोगे। तो ध्यान रखना, आपके स्कूल में जितने भी टीचर हैं, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 20 हो, जितने भी टीचर आपके स्कूल में हैं, वो सारे के सारे किस में शामिल होते हैं, आम सभा में होते हैं। तो हमने केवल एक लाइन ध्यान में रखना है, और वो जवाब क्या रहेगा, केवल इतना कहना है साफ, सभी जो हमारे विद्यालयी जो शिक्षक है, और सभी का मतलब है केवल उसी विद्यालय के जो टीचर होंगे, ये सारे के सारे विद्यालयी जो शिक्षक है, ये कहां पर शामिल होते हैं, आम सभा में शामिल होते हैं। दूसरा जवाब है आपका, और वो दूसरा जवाब क्या रहेगा कि अध्ययनरत, प्लीज आवाज नहीं करें, और अध्ययनरत का एक प्रश्न फिक्स है, इसमें से एक प्रश्न फिक्स है, और यदि डेप्थ में नहीं भी जाओ, मैं तो जाऊंगा खैर टॉपिक को पढ़ाते समय, आप जनरली भी पूछोगे तो मैक्सिमम 4 प्रश्न बनते हैं, या मैक्सिमम 5 प्रश्न। उन 4 या 5 में से एक प्रश्न आता है। 4-5 कौन सा बनता है, एक बनता है इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव वाला, क्लियर है। दूसरा बनता है इसके सदस्यों वाला, कि इनका सदस्य कौन है और कौन नहीं है। तीसरा प्रश्न बनता है कि भाई इसमें अभिभावक कितने हैं, निर्वाचित कितने हैं, ये प्रश्न बनता है। और एक बनता है कि इनकी सभा कब होती है, ये इनके प्रश्न बनते हैं, मैक्सिमम 4 से 5। लेकिन केवल मॉडल पेपर नहीं पढ़ना, अपने को पूरा टॉपिक क्लियर करना है। तो कहते हैं सारे के सारे जो टीचर होंगे उस स्कूल के, वो इसके मेंबर होंगे। और दूसरा है अध्ययनरत सभी बालकों के। अब देखो, सभी बालकों का मतलब हो गया है, चाहे उनके माता पिता हो गया है, अभिभावक कह दीजिएगा, संरक्षक कह दीजिएगा, गार्जियन जिनको आप कह रहे हो। तो स्कूल में पढ़ने वाले सभी जो बालक बालिकाएं हैं, उनके माता पिता, उनके अभिभावक, उनके संरक्षक किसके मेंबर होंगे, तो जवाब है आम सभा के होंगे। अब इसमें कॉमन जो बात आती है, वो कॉमन बात केवल इतनी सी है कि साहब इनके एक होता है अध्यक्ष होता है, एक होता है इनका उपाध्यक्ष, और एक होता है इनका सचिव। अब सारे के सारे जो हमारे साथी क्लास में बैठे हैं, इतना ध्यान रखना, प्रश्न कभी नहीं पूछेगा कि आम सभा का अध्यक्ष कौन होता है, कभी नहीं पूछेगा कार्यकारिणी का अध्यक्ष कौन होता है, कभी नहीं पूछेगा आम सभा का उपाध्यक्ष कौन होता है या कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष कौन होता है, कभी नहीं पूछेगा आम सभा का सचिव कौन होता है, कभी नहीं पूछेगा कार्यकारिणी का सचिव कौन होता है। तो आप कहोगे सर क्यों नहीं पूछेगा कभी, वो आपसे केवल इतना पूछेगा कि एसएमसी का अध्यक्ष कौन है, एसएमसी का उपाध्यक्ष कौन है, और एसएमसी का सचिव कौन है। क्यों भाई, ऐसा क्यों पूछेगा, क्योंकि तीनों ही, मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव तीनों ही दोनों के कॉमन होते हैं। मतलब इसका भी अध्यक्ष एक ही है, उसका भी अध्यक्ष एक ही है, इसका भी उपाध्यक्ष वही है जो उसका है, और इसका जो सचिव है
वो उसका भी सचिव है। इसलिए हमेशा पूछा जाएगा एसएमसी का अध्यक्ष कौन है, एसएमसी का उपाध्यक्ष कौन है और एसएमसी का सचिव कौन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।